और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया रहने चाहिए। देखिए, अपना टॉपिक पर चलते हैं कि अपने पास कल मैंने एक अधूरा छुड़वाया था, कौन सा? जूल थॉम्सन गुणांक। क्लियर? अपने पास जूल थॉम्सन प्रभाव भी हो गया था, सरंध्र डार्ट प्रयोग हो गया था, और सरंध्र डार्ट जो प्रयोग का जो सिद्धांत होता है वो हो गया था, और उसके बाद अपन ने क्या ज्ञात किया था? जूल थॉम्सन गुणांक। क्लियर? कि जो अपन ने सरंध्र डार्ट प्रयोग सिद्धांत किया था, सरंध्र डार्ट प्रयोग सिद्धांत में अपन ने दो पिस्टन ली थी, एक्स और वाई, और एक्स द्वारा किया गया गैस पर कार्य और वाई पिस्टन द्वारा गैस पर किया गया कार्य, दोनों निकाल लिए थे, P1 V1 P2 V2। फिर दूसरी बात आती है कि जो आंतरिक ऊर्जा फलन होता है उसमें परिवर्तन कितना होता है? du बराबर U2 माइनस U1। और जब अपने पास ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिया था तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि dq बराबर du प्लस dw। क्लियर? du तो क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा। और जो अपने पास जो dw होता है वो x पिस्टन द्वारा और y पिस्टन द्वारा किया गया कुल कार्य होता है, और वहाँ पर dq बराबर क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम या रुद्धोष्म प्रसार के लिए जो अपने पास dq का मान होता है वो क्या होता है? 0। क्लियर सभी को? अब हमको ये पता है कि जब अपन ने उनका मान लिया था और उसका मान 0 के बराबर लिया था तो अपने पास कितना आया था? U1 प्लस P1 V1 बराबर U2 प्लस P2 V2, और बराबर में कितना चल रहा था? 0। और हम जानते हैं कि H बराबर क्या होता है? U प्लस PV। तो दोनों जब अपन ने बराबर किया था तो PV की H प्लस PV की फॉर्म आया कि नहीं आया है? तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, जूल थॉम्सन प्रकार का जो सिद्धांत होता है उसमें जूल थॉम्सन प्रभाव में जो अपने पास एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? नियत होती है। क्लियर? यहाँ तक था। तो अपन चल रहे थे कि शुरू से ही ले लेते हैं जूल थॉम्सन गुणांक, जूल थॉम्सन गुणांक, जूल थॉम्सन गुणांक। जूल थॉम्सन गुणांक में अब मैंने क्या लिया था कि जो अपने पास एंथैल्पी होती है वो लिया था कि अपने पास जो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? H बराबर U प्लस PV। तो यहाँ लिख देना कि H बराबर U प्लस PV, और ये क्या होती है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। क्लियर सभी को? जब अपन इसमें परिवर्तन करेंगे तो कितना हो जाएगा? DH बराबर du प्लस PdV प्लस VdP। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं कि du बराबर क्या होता है? TdS माइनस PdV। क्लियर? तो इस मान को मैं कहाँ रख दूंगा? इसमें। तो अपने पास DH बराबर कितना आ जाएगा? DH बराबर TdS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP। PdV से PdV कैंसिल हो गया था, बराबर में 0 तो चल ही रहा है। तो DH बराबर कितना आ गया अपने पास? TdS प्लस VdP बराबर 0। क्लियर? अब देखिए, अपने पास DH बराबर कितना आया? TdS प्लस VdP। तो अपन ने क्या किया था कि जो अपने पास एंट्रोपी होती है, क्या होती है? एंट्रोपी। जब हम एंट्रोपी लेते हैं तो उसमें किस प्रकार लेते हैं? S बराबर S TP। यही बताया था? नहीं बताया था? बताया था ना? तो मैंने नीचे लिखवाया था तुमसे कि यदि हम P और T क्या ले लें? दो चर ले लेते हैं तो निकाय की एंट्रोपी को मैं किस प्रकार डिनोट करता हूँ? S बराबर SPT। क्लियर था यहाँ तक? अच्छा जी। फिर यहाँ से आगे अपन ने किया था कि जब अपन ने S और PT का जब अपन ने P के सापेक्ष अवकलन किया था, पहले P का किया, फिर T को क्या रखा था? नियत। फिर T को करके फिर P को क्या रखा था? नियत। क्लियर सभी को? तो अपने पास निकल के आया था वो समीकरण, यहाँ लिख देना। यहाँ तक तो तुमने उतार लिया है एंट्रोपी। तो अपने पास कितना आ गया था? DS बराबर डेल S अपॉन डेल T, नियत क्या रख दिया अपन ने? पहले P इंटू DT प्लस डेल S अपॉन डेल P, फिर नियत किसको रख दिया अपन ने?
टी को इंटू डी पी बराबर में क्या है तुम्हारे पास 0 चल ही रहा है। तो अपने पास अब ये डी एस का मान मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, नहीं रखूंगा। इसका समीकरण नंबर 1 डाल देना और इसका समीकरण 2 मैंने लिखवाया था। समीकरण 1 से समीकरण 2 से डी एस का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मैंने तो मान रखा था, तो कितना आ गया था डी एच बराबर टी। मैं डी एस का मान रखूंगा, डी एस का मान कितना है अपने पास डेल एस अपॉन डेल पी डेल टी इंटू डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी नियत टी इंटू डी पी और प्लस में कितना चल रहा है बी डी पी बराबर जी। यहाँ तक अपना हो गया था नहीं हो गया था। चलिए अब देखिए मैं v वाले पद को मैं एक साइड में ले आऊंगा और dt वाला पद में एक साइड में, तो अपने पास आ जाएगा तो नीचे लिख देता हूं। तो अपने पास आ जाएगा डी एच बराबर टी इंटू डेल एस अपॉन डेल पी नियत टी और प्लस का क्या है अपने पास v प्लस v और इनटू में क्या है इन दोनों के dp प्लस t डेल एस अपॉन डेल टी नियत क्या है p इंटू डी टी बराबर g। क्लियर। चलिए और हम जानते हैं कि t डेल एस अपॉन डेल टी क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है, नहीं होता। पहले की वीडियो में बताया था मैंने तुमको कि t डेल एस बराबर अपॉन डेल टी बराबर किसके होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी के। क्लियर। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो नीचे लिखिए तो अपने पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट टी डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस वी इंटू डी पी प्लस अब मैं इसको प्लस को कहाँ लिया आया, बराबर किधर की साइड, तो ये कितना बन गया अपने पास बराबर माइनस टी डेल एस अपॉन डेल टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो कितना हो जाएगा माइनस डेल क्यू अपॉन डेल टी नियत क्या है पी और इनटू में क्या लग रहा है अपने पास डी टी। अब देखिए डेल क्यू अपॉन डेल टी और नियत क्या होता है पी, तो ये स्थिर दाब पर उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है नहीं होती है, होती है ना। तो स्थिर दाब पर जब विशिष्ट ऊष्मा लेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, दिस इंप्लाइज दैट टी इंटू डेल एस अपॉन डेल पी नियत टी प्लस वी इंटू डी पी बराबर इस डेल क्यू अपॉन डेल टी नियत पी के स्थान पर क्या रख सकता हूं मैं, क्योंकि ये किसकी है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। तो क्या लिख सकता हूं माइनस सी पी इंटू डी टी, माइनस सी पी इंटू डी टी। यहाँ लिख देना चूंकि सी पी बराबर अपने पास कितना होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी, डेल क्यू अपॉन डेल टी और नियत क्या रहता है वहां पर पी। तो अपने पास नीचे लिख देना मैक्सवेल समीकरण की सहायता से, मैक्सवेल समीकरण की सहायता से क्योंकि हमको ये पक्ष भी तो क्या करना है बराबर। तो इसके लिए अपने पास जो मैक्सवेल की समीकरण होती है वो होती है डेल एस अपॉन डेल पी नियत क्या होता है टी, पर डेल एस अपॉन डेल पी नियत क्या होता है टी बराबर किसके होता है माइनस डेल वी अपॉन कितना होता है डेल टी नियत क्या होता है पी। अब देखिए डेल एस अपॉन डेल पी नियत क्या है टी, तो इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस डेल वी अपॉन डेल टी नियत पी। क्लियर।
ये मैक्सवेल का समीकरण होता है कि डेल एस अपॉन डेल पी नियत टी बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल टी नियत क्या होता है पी। तो क्या लिख दूंगा मैं, अब कितना आ जाएगा अपने पास माइनस, क्योंकि ये माइनस चिन्ह लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है, तो मैं इस माइनस चिन्ह को कहाँ ले आऊंगा आगे, तो कितना हो जाएगा माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी नियत पी प्लस वी इंटू डी पी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, बराबर कितना हो जाएगा बताइए, कितना चलता रहा है माइनस सी पी डी टी। तो अपने पास आ गया दिस इंप्लाइज दैट डी टी अपॉन डी पी बराबर 1 अपॉन सी पी और कितना आ गया टी डेल वी अपॉन डेल टी नियत क्या है पी और माइनस कितना हो जाएगा v माइनस v। इसकी इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि देखिए यहाँ से अपन ने dt अपॉन dp का मान निकाला है, कहाँ से, इस समीकरण से जब अपन dt अपॉन dp का मान लिखेंगे तो ये किस में हो जाएगा बट्टे में चल जाएगा और ये किस में हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस चिन्ह कहाँ चला जाएगा माइनस v में, तो डेल v अपॉन डेल टी नियत p माइनस क्या हो गया v। क्लियर, उतारिए यहाँ। उतारे यहाँ तक। नीचे लिख देना इसके कि समीकरण 3 जूल थॉम्सन प्रसार में दाब परिवर्तन के साथ गैस के ताप में हुए परिवर्तन को दर्शाती है। उतारिए यहाँ तक, दोबारा समझा दूंगा। चलिए देखिए मैंने जूल थॉम्सन गुणांक में क्या लिया है कि H बराबर U प्लस पी वी क्या है कांस्टेंट, क्योंकि जूल थॉम्सन प्रसार में क्या होती है एंथैल्पी नियत होती है। तो अपने पास इसमें जब अपन परिवर्तन करेंगे तो कितना आ जाएगा DH बराबर DU प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, और जब नियत चल रहा है तो बराबर में कितना रहेगा 0। क्लियर। तो हम जानते हैं कि DU बराबर क्या होता है TDS माइनस पी डी वी। तो इसमें जब मैं DU का मान रखूंगा तो DH बराबर TDS माइनस पी डी वी प्लस वी डी पी बराबर में क्या चल रहा है 0। तो पी डी वी से पी डी वी क्या हो गया कैंसिल, तो DH बराबर कितना आ गया TDS प्लस वी डी पी। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर दो चरों को क्या रखा जाता है स्वतंत्र रखा जाता है, तो उस स्थिति में एंट्रोपी को अपन किस प्रकार व्यक्त करते हैं S बराबर S P T। क्लियर। अब अपन इसको क्या करते हैं कि अवकलन कर लेते हैं पहले, तो P के सापेक्ष पहले T के सापेक्ष करके P को क्या कर देते हैं नियत, प्लस फिर P का करके फिर T को क्या कर देते हैं नियत। क्लियर। अब यहाँ से किसका मान आ गया अपने पास DS का। अब इस समीकरण में देखिए DS है या नहीं है, तो DS के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, इस मान को रख सकता हूँ नहीं रख सकता, रख सकता हूँ। तो DH बराबर कितना आ गया ये आ गया। क्लियर। अब मैंने क्या किया है कि इसमें जो अपने पास DP वाले जो पद हैं, DP वाला जो पद है उनको तो मैं कहाँ लिया है एक साइड में, और DT वाले पदों को मैं एक साइड में। क्लियर सभी को। फिर क्या किया है कि जो अपने पास ये T डेल S अपॉन डेल T किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है माइनस डेल Q अपॉन डेल T। डेल Q अपॉन डेल T के जब बराबर होगा मैं उस पद को उधर साइड लेके जाऊंगा तो वो किस में हो जाएगा माइनस में। और हम जानते हैं कि डेल Q अपॉन डेल T क्या होती है स्थिर दाब में क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा। तो मैं डेल Q अपॉन डेल T और नियत P के स्थान पर क्या रख सकता हूँ CP। माइनस तो तुम्हारा चलता आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ से मैं जब मैक्सवेल समीकरण की सहायता लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि डेल S अपॉन डेल P नियत क्या है T, इसको बराबर किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं माइनस डेल V अपॉन डेल T नियत क्या है P।
क्लियर सभी को। तो अपने पास निकल के आया है कि -t डेल v अपॉन डेल टी नियत p प्लस v इंटू डी पी बराबर -cp इंटू डी टी। फिर मैंने इस इक्वेशन से dt अपॉन डी पी का क्या निकाल लिया है, मान। तो कितना है अपने पास, ये। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि जो जूल थॉम्सन प्रसार में जो दाब परिवर्तन होता है वो क्या करता है, गैस के ताप में हुए परिवर्तन को भी क्या करता है, दर्शाता है। अगर दाब में परिवर्तन होगा तो गैस के ताप में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्लियर। चल उतार लिया होगा यहां तक, आगे लिखिए। आगे लिखिए कि राशि dt अपॉन dp नियत क्या है, h। dt अपॉन dp नियत h जूल थॉम्सन गुणांक कहलाती है, जूल थॉम्सन गुणांक कहलाती है, जिसे म्यू एच द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, म्यू एच बराबर dt अपॉन dp नियत क्या है, h बराबर कितना है अपने पास 1/cp और कितना दे रखा है t इंटू डेल v अपॉन डेल टी नियत p माइनस v। तो म्यू एच बराबर dt अपॉन dp नियत h बराबर 1/cp t डेल v अपॉन डेल टी नियत p माइनस v। ये वो इक्वेशन आ गई, नहीं आई, जो अपन ने आदर्श गैस के लिए जो अपन ने क्या निकाला था, जूल थॉम्सन प्रसार गुणांक निकाला था, नहीं निकाला था, जूल थॉम्सन प्रभाव निकाला था, नहीं निकाला था। तो मैंने मान रखने के लिए इस समीकरण का यूज किया है, नहीं किया है, किया था ना। तो इस प्रकार आती है ये संख्या। क्लियर सभी को। चलिए इसका इक्वेशन नंबर 4 डाल देना, इक्वेशन नंबर 4 नीचे लिख देना, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि म्यू एच का मान किस पर निर्भर करेगा, राशि कितनी आई है, t इंटू डेल वी अपॉन डेल टी नियत क्या है, p माइनस v पर निर्भर करता है। यदि म्यू एच का मान पॉजिटिव आता है तो dt अपॉन dp क्या होगा, पॉजिटिव, या क्या होगा T2 माइनस T1 अपॉन P2 माइनस P1 बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर यहां तक सभी को। कि देखिए यहाँ तो अपने पास म्यू एच का मान आ ही गया कि म्यू एच का मान आते ही इसको चौखाने बंद कर लें। क्लियर। अब समीकरण 4 से स्पष्ट क्या होता है कि अगर म्यू एच का मान कौन सी राशि पर निर्भर करता है, ये, अगर उसका मान पॉजिटिव है, किसका मान, इसका मान जो अपन ने निकाला म्यू एच का मान का, अगर म्यू एच का मान पॉजिटिव है तो क्या होगा उसमें T2 माइनस T1 जो परिवर्तन होगा ताप में, और जो दाब में परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा, पॉजिटिव मान के बराबर हो। क्लियर सभी को। चलिए तो नीचे लिखिए परंतु जूल थॉम्सन प्रसार में P1 ग्रेटर देन P2 अतः
म्यू एच के पॉजिटिव होने के लिए T1 ग्रेटर देन T2 इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जूल थॉम्सन प्रभाव के परिणाम स्वरूप गैस के ताप में कमी होती है अर्थात शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा उत्पन्न होता है। नोट डाउन करिए जल्दी। उत्पन्न होता है। देखिए अब इसका मान पॉजिटिव है, किसका मान कि जो अपने पास dT/dP का मान अगर पॉजिटिव है तो जो ताप में परिवर्तन होगा और जो दाब में परिवर्तन होगा उसका मान भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर परंतु जूल थॉम्सन प्रभाव में क्या है कि P1 का मान P2 से ज़्यादा है तो उसके जब वो पॉजिटिव होने के लिए क्या करेगा, T1 का मान भी क्या होना चाहिए, T2 होना चाहिए। क्लियर। अगर हम कह सकते हैं कि जूल थॉम्सन के परिणाम स्वरूप गैस के ताप में अगर कमी होगी, भाई गैस के ताप में अगर कमी होती है तो वो शीतलन प्रभाव क्या करती है, उत्पन्न करती है। और अगर T2 - T1 और P2 - P1 का मान किसमें है, नेगेटिव में, और म्यू एच का मान भी किसमें है, नेगेटिव में। म्यू एच कह लीजिए या dT/dP का मान अगर क्या है, नेगेटिव में, तो गैस के ताप में क्या होती है, वहां पर वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी गैस के ताप में वृद्धि, तो वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगी, तापन प्रभाव उत्पन्न करेगी। क्लियर सभी को। चलिए तो नीचे लिख देना एक दूसरी कंडीशन, यहां तक उतार लिया। चलिए इधर साइड लिख देता हूं। नीचे लिख देना, यदि म्यू एच का मान नेगेटिव आता है तो T2 ग्रेटर देन T1 होना चाहिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो T1 का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, T2 से, और अगर नेगेटिव है तो T2 का मान किससे होगा ज्यादा, T1 से, तो होना चाहिए। फिर मैंने क्या लिखा है होना चाहिए, अर्थात इस स्थिति में जूल थॉम्सन प्रसार के कारण तापन प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि म्यू एच बराबर क्या है, 0, तो dT/dP
बराबर किसके होगा dt अपॉन dp बताइए। तो देन इंप्लाइज दैट dt बराबर किसका होगा 0 0 या नियत नीचे लिख देना। अर्थात इस स्थिति में गैस के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है नोट कर लीजिए। दोबारा बता दूंगा। देखिए कि जो अपने पास dt अपन जो म्यू का मान निकल के आया इसको अपन क्या बोलते हैं जूल थॉमसन गुणांक बोलते हैं। देखिए समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि जब म्यू का मान इतना है पर निर्भर करता है तो यदि म्यू का मान पॉजिटिव है तो dt अपॉन dp भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और उसके लिए T2 माइनस T1 अपॉन P2 माइनस P1 भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर P1 ग्रेटर देन P2 है तो ताप भी क्या होगा T1 ग्रेटर देन T2। क्लियर। अगर जब वो dt अपॉन dp का मान पॉजिटिव है तो उसका जो गैस का ताप है उसमें क्या होगी कमी होगी, और गैस की कमी होने के कारण उसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा। क्लियर। अगर dt अपॉन dp का मान नेगेटिव है तो क्या होगा T1 ग्रेटर देन T2 और P1 ग्रेटर देन P2। क्लियर सभी को। तो अब उसके ताप में कोई प्रभावित नहीं करता है और उसके ताप में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, तो वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा तापन प्रभाव उत्पन्न करेगा। और अगर dt अपॉन dp का मान क्या है 0 या dt अपॉन dp बराबर क्या है नियत, तो उसके जो गैस का ताप है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर सभी को। एक बार अपने हाथों से निकाल लेना इसको, ठीक है। और अगला हेडिंग डाल लेना प्रावस्थाओं में संतुलन। अगला हेडिंग होगा अपना प्रावस्थाओं में संतुलन। प्रावस्थाओं में संतुलन। प्रावस्थाओं में संतुलन एक बार सुन लीजिए। देखिए अगली वीडियो में और बता दूंगा कि प्रावस्थाओं में क्या है कि अपने पास 3 अवस्थाएं होती हैं ठोस द्रव और गैस। क्लियर। कि ठोस द्रव गैस जो अपने पास 3 अवस्थाएं हैं इनमें क्या संबंध होता है या इनको अपन कैसे संतुलित करते हैं। क्लियर। इनमें अपन 4 चीजें लेके चलेंगे SEVT। क्लियर। S तो क्या होता है अपने पास एंट्रोपी, E क्या होता है अपने पास जो आंतरिक ऊर्जा फलन होता है वो, और क्या T क्या होता है अपने पास ताप, और V क्या होता है अपने पास आयतन। इन सभी चारों चीजों को लेकर जो अपने पास प्रावस्थाएं हैं ठोस द्रव गैस, इन तीनों में अपन क्या करेंगे संतुलन स्थापित करेंगे। क्लियर सभी को। चलिए पढ़ लेना इसको और एक बार अपने हाथों से निकाल लें।